25 जून 1975 रात के करीब 12 बजे। पूरा दिल्ली सो रहा था, गलियां शांत थीं, बच्चे सोए हुए थे, माँ बाप छत पर लेटे थे, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें थी। एक आम रात, एक साधारण रात, लेकिन एक कमरे में प्रधानमंत्री आवास की एक बंद बैठक में एक ऐसी साजिश मुकम्मल हो रही थी जो इस देश के 30 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल देने वाली थी। एक ऐसी रात जिसके बाद भारत वो नहीं रहा जो था। आप सुन रहे हैं और आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जो हुआ उसे भूल जाना एक अपराध होगा, एक अपराध लोकतंत्र के खिलाफ। बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। साल था 1971। इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से भारी जीत हासिल की थी। नारा था गरीबी हटाओ। अवाम ने उन्हें दिल से चुना था। देश को लगा था ये औरत कुछ कर दिखाएगी, लेकिन राजनारायण, एक जोशीले समाजवादी नेता, हार नहीं माना। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी कर्मचारी प्रचार में लगे, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हुई और सरकारी पैसा बहाया गया। कई साल तक ये मुकदमा चलता रहा। इंदिरा गांधी के वकील थे देश के महान अधिवक्ता नानी पालकीवाला और राजनारायण की तरफ से लड़ रहे थे शांति भूषण। फिर आया 12 जून 1975 का वह दिन। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उन्होंने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी दोषी है, उनका लोकसभा चुनाव रद्द किया जाता है। अगले 6 साल तक वे कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। ये फैसला सुनकर पूरा देश हिल गया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत ने दोषी ठहराया था, पहली बार भारत के इतिहास में, पहली बार। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक पल भी नहीं सोचा कि हार माने। वे सर्वोच्च न्यायालय गईं। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने 24 जून 1975 को एक सशर्त स्थगन आदेश दिया। इंदिरा प्रधानमंत्री रह सकती हैं, लेकिन सांसद की तरह मत नहीं दे सकती और न ही उन्हें कोई विशेषाधिकार मिलेगा। ये और बड़ी बेइज्जती थी। दिल्ली की सड़कों पर आग थी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें देश जेपी के नाम से जानता था, जो कभी महात्मा गांधी के साथी थे, जो आजादी की लड़ाई में कूदे थे, वे अब इंदिरा गांधी के खिलाफ खुले मैदान में उतर आए। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक ऐसी रैली की जिसे सुनते ही लाखों लोगों के दिल में कुछ सुलगने लगा। उन्होंने कहा, एक पुलिस वाले को हक है कि वो सरकार के आदेश को मानने से इनकार करे जो आदेश गैर कानूनी और अमानवीय हो। यही महात्मा गांधी का रास्ता था। सरकार ने ये सुना और यही वह पल था जब एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश की आत्मा को 21 महीने के लिए कैद कर दिया। रात के करीब 12 बजे 25 जून 1975 प्रधानमंत्री आवास से एक फोन गया राष्ट्रपति भवन को। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद सो रहे थे। उन्हें जगाया गया। एक कागज उनके सामने रखा गया। उन्होंने दस्तखत कर दी। वो कागज था भारत के इतिहास का सबसे काला फरमान। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक खतरे की वजह से राष्ट्रीय आपदा आपातकाल लागू किया जाता है। आधी रात से पहले सिर्फ कुछ मिनटों में इस फैसले को मंजूरी मिल गई और भारत सोया एक लोकतंत्र की तरह और जागा एक तानाशाही की तरह। सवेरे जब लोग उठे तो अखबार नहीं था, रेडियो पर सिर्फ सरकारी आवाज थी, दूरदर्शन पर बस एक ही चेहरा था, सरकार का। लोगों ने खिड़कियां खोली तो बीचों बीच सड़कों पर पुलिस खड़ी थी। जेल की गाड़ियां भर भर के जा रही थी। कोई नहीं जानता था कहाँ, क्यों, कितनी देर के लिए। कुलदीप नायर, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के संपादक, उन्हें 24 जुलाई 1975 को घर से उठाया गया। कोई वारंट, कोई FIR नहीं, सिर्फ एक काला कानून मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस काले कानून के तहत किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था और डाला गया। कुलदीप नायर तिहाड़ जेल पहुंचे। उन्होंने बाद में अपनी किताब इन जेल में लिखा, दाल पानी की तरह पतली थी, रोटी अधपतली, मक्खियां खाली में तैरती थी, लेकिन वक्त के साथ हमने मक्खियां हटाना छोड़ दिया और खाना शुरू कर दिया। कैद में इंसान इतना टूट जाता है कि हर जेल, जिसकी क्षमता थी केवल 1273 कैदियों की, वहाँ 26 जून की शाम तक ही 2669 लोग ठूंस दिए गए। मार्च 1976 तक ये गिनती 4250 हो गई। लेकिन तिहाड़ सिर्फ एक जेल थी। पूरे देश में हजारों जेलें मर रही थी। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार, मोरारजी देसाई गिरफ्तार, अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार, लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार, चरण सिंह गिरफ्तार, मुलायम सिंह यादव गिरफ्तार, अरुण जेटली, उस समय एक युवा छात्र गिरफ्तार, जॉर्ज फर्नांडिस भागना पड़ा, भूमिगत हो गए, विजय राजे सिंधिया, जयपुर की राजमाता गिरफ्तार, गायत्री देवी एक रानी, एक किंवदंती गिरफ्तार। और ये सब हुआ बिना किसी वारंट के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था ये लोग तहलका मचा सकते हैं। शाह आयोग, जो बाद में आपातकाल की जांच के लिए बना, उसने ये पाया कि आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैद किया गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये गिनती 1,10,000 तक पहुंची। और रेस, लोकतंत्र की तीसरी आंख रेस का क्या हुआ? 26 जून 1975 की सुबह जब पत्रकार अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्हें एक नफरत भरी हकीकत मिली। दिल्ली में जहां अखबार छपते थे, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे एक रात में, बिना किसी सूचना के, ताकि कोई कुछ छाप न सके। फिर आए सरकारी सेंसर। हर अखबार के संपादकीय कमरे में एक सरकारी सेंसर बैठ गया। कोई खबर छापनी हो, पहले सेंसर के हाथ में जाओ, वह मंजूर करे तब छपे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को भी सेंसर किया गया। सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं छप सकता था। AR मलकानी, RSS से जुड़े अखबार मदरलैंड के संपादक, उन्होंने आंखें बंद
होने से पहले 26 जून की सुबह एक अंक छापा जिसमें उन्होंने आपातकाल की सच्ची खबर दी, गिरफ्तारियों का जिक्र किया। वह अखबार भारत का पहला और आखिरी सच्चा अखबार रहा उस वक्त। फिर बिजली काट दी गई। मलकानी पूरी आपातकाल जेल में रहे। लाला जगत नारायण हिंद समाचार के मालिक, वे भी पूरी आपातकाल जेल में बैठे रहे। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, वो तो पहले से सरकार के हाथ में था, लेकिन आपातकाल के बाद वो एक प्रचार मशीन बनी। 140 खास वफादारों को आकाशवाणी में बैठाया गया। आपातकाल के दौरान 171 बार इंदिरा गांधी के भाषण रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए। विपक्ष की एक भी आवाज नहीं। और तब सामने आया संजय गांधी, इंदिरा गांधी का छोटा बेटा, कोई निर्वाचित नेता नहीं, कोई सरकारी पद नहीं, लेकिन पूरे देश में जो उसकी धड़क सुनते थे उन्हें पता था असली ताकत कहाँ है। वह गैर संवैधानिक अधिकार था, एक ऐसा आदमी जिसे संविधान की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी माँ प्रधानमंत्री थी। संजय गांधी का अपना 5 सूत्र था, लेकिन जो सूत्र सबसे ज्यादा बदनाम हुआ वह था परिवार नियोजन, नसबंदी। संजय गांधी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं हुआ था। लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी शिविर में भेजा गया। गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले, भिखारी, जो भी सड़क पर मिला शिविर में भेजा गया। गाँव गाँव में पुलिस रात को दरवाजा ठोकती थी। नसबंदी शिविरों में डॉक्टर बुलाए जाते थे, जैसे कोई तहजीब नहीं, कोई कानून नहीं। किसी गाँव में नहर का पानी रोक दिया गया, पहले नसबंदी कराओ फिर पानी मिलेगा। सरकारी नौकरियों में नसबंदी नहीं कराई तो तनख्वाह रुक गई, राशन कार्ड बंद, मकान आवंटन बंद। 1975 टू 1976 में 26,42,000 नसबंदियां की गई। 1976 टू 1977 में आंकड़ा था 81,32,000। कुल मिलाकर 2 सालों में 1,07,00,000 नसबंदियां। अखिलेश शाह आयोग ने 1,774 मौतों का जिक्र किया जो नसबंदी की पेचीदगियों की वजह से हुई। कुछ स्वतंत्र जांचकर्ताओं के मुताबिक ये गिनती कहीं ज्यादा है। और जिन्हें नसबंदी से छूट थी, जो 3 से कम बच्चे रखते थे, उन्हें भी धमकाया गया, तंग किया गया, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का लक्ष्य था जितनी नसबंदियां कराई उस पर पदोन्नति होगी। उस्मान की ये नाम सुनकर आज भी पुरानी दिल्ली की गलियां ठहर जाती हैं। अप्रैल 1976 संजय गांधी को दिल्ली को सुंदर बना था। जामा मस्जिद के सामने जो झुग्गियां थीं वे उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने एक बात कही, जब मैं तुर्कमान गेट पर खड़ा होता हूँ तो जामा मस्जिद दिखनी चाहिए, बस इतना ही काफी था। बुलडोजर आए, पुलिस आई, लोगों को 24 घंटे भी नहीं दिए गए। 15 अप्रैल 1976 को दुजाना हाउस परिवार नियोजन शिविर का उद्घाटन संजय गांधी ने खुद किया और साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद्र भी थे। रिक्शा वाले, भिखारी, राहगीर सब पकड़े गए, नसबंदी की गई। फिर बुलडोजर चले और लोग सड़कों पर निकल आए अपना सब कुछ बचाने, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गोली चली, लोग मरे। सरकार ने माना करीब 24 लोग मरे। स्वतंत्र पत्रकारों जॉन डेल, अरुण बोस, BM सिन्हा, इनकी जांच कहती है 400 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए। शाह आयोग में DDA के उपाध्यक्ष जगमोहन मल्होत्रा, नगर आयुक्त B.R. टमटा और खुद संजय गांधी को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराया। शाह आयोग की रिपोर्ट में लिखा, दिल्ली में आपातकाल के दौरान जो तोड़ फोड़ की गई वह एक कहानी है, गैर कानूनी कार्रवाइयों की, भ्रष्टाचार की और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संजय गांधी के सामने नाक घिसने की। अनुमान है कि 7 लाख लोगों को, खासकर गरीब और हाशिए पर जीने वाले, उनके घरों से बेदखल किया गया। उनकी दुनिया एक झटके में मिट्टी में मिल गई। न्यायपालिका, जो आमतौर पर लोकतंत्र का आखिरी किला होती है, वह भी इस अंधेरे में खो गई। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976, यह भारत की न्यायपालिका का सबसे शर्मनाक दिन था। मीसा के तहत कई लोगों को बिना मुकदमे के, बिना जमानत के, बिना किसी आरोप के जेल में डाला गया था। उन्होंने उच्च न्यायालयों में याचिका की, हमारा अनुच्छेद 21 का अधिकार है, जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार। कई उच्च न्यायालयों ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने न्यायमूर्ति A.N. रे, न्यायमूर्ति B.N. भगवती, न्यायमूर्ति Y.V. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति S. 4 बनाम 1 के फैसले में कहा, आपातकाल के दौरान किसी भी नागरिक को अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। सरकार किसी को भी किसी भी वजह से जब तक चाहे जेल में रख सकती है। सिर्फ एक न्यायाधीश ने इस बहुमत के फैसले से असहमति जताई, न्यायमूर्ति हंसराज रणछोड़ दास खन्ना। उन्होंने कहा, भले ही आपातकाल लागू हो, एक इंसान की जान लेने का अधिकार सरकार को नहीं दिया जा सकता। उनकी असहमति की राय भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे साहसिक अध्याय बन गई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें जूनियर पश्चिमी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते थे, उन्होंने भी ज्यादातर चुप्पी साध ली। कुछ दबाव जरूर आया। अमेरिका ने विकास सहायता की चर्चाएं रोक दी, आंशिक रूप से इसलिए कि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी प्रेस की आलोचना का जवाब बहुत कड़े तरीके से दिया था। केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के एक स्रोत ने, जो इंदिरा गांधी के घर में ही था, 2013 की विकीलीक्स रिपोर्ट के मुताबिक बताया, CIA को भी आपातकाल का पहले से कोई अंदाजा नहीं था। वे भी हैरान थे। जॉर्ज फर्नांडिस, एक मजदूर नेता, एक सच्चे लोकतांत्रिक, आपातकाल के खिलाफ भूमिगत रहे। बड़ौदा डायनामाइट केस में उनका नाम लिया गया, उन्हें आखिरकार जेल में डाल दिया गया, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहा। इंदिरा गांधी को लगता था कि
कि जनता उनके साथ है। उन्हें लगता था कि आपातकाल ने देश में अनुशासन लाया है, काम की गति बढ़ी है, ट्रेन समय पर चल रही है। इस कब्रिस्तान के अनुशासन के असली मतलब से वे अनजान थे। जनवरी 1977 अचानक बिना किसी स्पष्ट वजह के इंदिरा गांधी ने एक घोषणा की, चुनाव होंगे। मार्च 1977 में आपातकाल उठाई जाएगी। उन्हें यकीन था कि वे जीतेंगे। जेल से निकले लोग, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, आडवाणी, सब आजाद हुए। बीमार थे कुछ, बुझे हुए थे कुछ, लेकिन जिंदा थे और उनकी आंखों में आग। विपक्षी दल इकट्ठे हुए, जनता पार्टी बनी। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण सबने एक आवाज में कहा, इंदिरा गांधी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और जनता, वह आम आदमी, वह गरीब जिसने नसबंदी बर्दाश्त की, वो जो तुर्कमान गेट पर रोया, वो पत्रकार जिसने जेल में मक्खी वाली दाल पी, वे सब एक बार फिर कतार में लगे, लेकिन इस बार मतपत्र लेकर। 16 से 20 मार्च 1977 चुनाव के नतीजे आए। इंदिरा गांधी खुद हारी अपनी ही रायबरेली सीट से। कांग्रेस के संसद में सिर्फ 154 सीटें रहीं। जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 21 महीने का अंधेरा खत्म हुआ, लेकिन क्या वाकई खत्म हुआ? शाह आयोग बनाया, न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में। उन्होंने जांच की, क्या हुआ था, किस किसने क्या किया था। रिपोर्टों में जगमोहन मल्होत्रा, नवीन चावला, संजय गांधी सबके नाम। गवाह आए, दस्तावेज आए, आंसू आए। 1774 मुकदमे, 7 लाख लोग अपने घरों से बेजार, 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदियां, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां, हर अखबार में सेंसर, हर रेडियो स्टेशन पर सरकारी प्रचार। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन पास हुआ, जिसने सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल की वजह बनाया, आंतरिक अशांति को नहीं, ताकि कोई दोबारा ऐसा न कर सके। लेकिन लोग भूल जाते, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। आज जब हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पता है आपातकाल के बारे में, तो एक सवाल जरूर उठना चाहिए। एक ऐसी रात जब फखरुद्दीन अली अहमद ने कागज पर दस्तखत किए, क्या उन्होंने सोचा था कि वह कागज क्या थामता है? एक ऐसा आदमी, संजय गांधी, जिसका कोई निर्वाचित पद नहीं, कोई जनादेश नहीं, फिर भी वो लाखों लोगों की जिंदगी तय कर रहा था। नसबंदी, तोड़फोड़, गिरफ्तारियां। एक ऐसी अदालत जिसने ADM जबलपुर केस में सरकार के डर में इंसान के जीने के अधिकार को ही खत्म कर दिया। और एक अकेला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना, जिसने सच कहा और कीमत चुकाई। और एक आदमी, कुलदीप नायर, जो जेल में भी कलम नहीं छोड़ा, जो मक्खी वाली दाल पीकर भी लिख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन ये सब कोई पढ़ेगा। और JP जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति, उनका वह नारा आज भी गूंजता है उनकी रूह में, जो 1975 में 18 साल के थे। 25 जून 1975 की रात 12 बजे से 21 मार्च 1977 की सुबह तक। ये 21 महीने सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक याददाश्त है, एक याद दिलाने वाला है, एक दस्तावेज है जो ये बताता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है, कि कागज पर एक दस्तखत से पूरी आजादी छीन ली जा सकती है, कि एक आदमी, एक अकेला न्यायाधीश, एक अकेला पत्रकार, एक अकेली आवाज भी इतनी ताकत रखता है कि इतिहास बदल सके। ये पटकथा सिर्फ उनके लिए है जो अंधेरे में जिए, जो जेल में सोए, जो राशन से मारे गए, जिन्हें नसबंदी के लिए जबरदस्ती घसीटा गया, जिनके मकान बुलडोजर ने एक झटके में तोड़ दिए। उनकी आवाज हम है, उनकी याद हम है, और हमसे ये उम्मीद है कि हम वो अंधेरा दोबारा नहीं आने देंगे। 25 जून याद रखो।